हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर की एक विषय वाटर शेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो पे कम से कम 40 लाइक कर दीजिएगा। और इसका यदि पीडीएफ है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है वाटर शेड मैनेजमेंट की अवधारणा बताइए, इसकी आवश्यकता बताइए और इसका सिद्धांत भी बताना है। ठीक है। तो वाटर शेड मैनेजमेंट जो है, इसका अवधारणा बताना है, कॉन्सेप्ट बताना है, इसकी क्या नीड है और इसका क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है, ये सब बताना है। चलिए देखते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन अवधारणा, आवश्यकता और सिद्धांत। मतलब वाटर शेड मैनेजमेंट का अवधारणा, आवश्यकता और सिद्धांत। सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट इसका, अवधारणा। ठीक है। तो जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन या वाटर शेड मैनेजमेंट एक समग्र दृष्टिकोण है, जो कि जल ग्रहण क्षेत्र मतलब क्या होता है? एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जिसमें सभी जल एक ही बिंदु पर इकट्ठा होते हैं। मतलब एक विशेष स्थान या विशेष भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जो भी जल होते हैं सभी एक ही बिंदु पर इकट्ठा होते हैं, उसको जल ग्रहण क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है। याद रखिएगा। जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है? तो ऐसा विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जिसमें सभी जल एक ही बिंदु पर इकट्ठा होते हैं, उसको बोला जाता है वाटर शेड मैनेजमेंट। ठीक है। जल ग्रहण क्षेत्र उसको बोला जाता है। तो जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एक समग्र दृष्टिकोण है, जो जल ग्रहण क्षेत्र में जल संसाधनों के संरक्षण, विकास और उपयोग पर केंद्रित होता है। ठीक है। यह जल संसाधनों के संरक्षण, विकास और उपयोग पर केंद्रित होता है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी उपयोग सुनिश्चित करते हुए बाढ़, सूखा और मिट्टी के क्षरण जैसी जल संबंधित समस्याओं को कम करना है। ठीक है। तो यही इसका क्या है, उद्देश्य बोल सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अस्थायी उपयोग सुनिश्चित करते हुए बाढ़, सूखा और मिट्टी के क्षरण जैसी जल संबंधित समस्याओं को कम करना। तो यह क्या हो गया? यह हो गया इसका कॉन्सेप्ट। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था? हमने बताया कि जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन जो होता है, वाटर शेड मैनेजमेंट जो होता है, एक दृष्टिकोण है जो कि जल ग्रहण क्षेत्र में जल संसाधन का संरक्षण करता है, उसका विकास करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधन जो भी है उनका अस्थायी उपयोग सुनिश्चित करते हुए बाढ़, सूखा और मिट्टी के क्षरण जैसी जल संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको कम करना। ठीक है। इसकी आवश्यकता देखते हैं। इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई? तो जल क्षेत्र प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जल सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ठीक है। यह क्या करता है? जल की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। WM मतलब वाटरशेड मैनेजमेंट जल स्रोतों की रक्षा और वृद्धि करके जल की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार करता है। ठीक है। यह कृषि की उत्पादकता को भी बढ़ाता है। तो WM जो होता है, वाटर शेड मैनेजमेंट जो होता है, यह मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार करके कृषि उत्पादन को बढ़ावा देता है। यह ग्रामीण आजीविका का भी समर्थन करता है। ठीक है। वाटर शेड मैनेजमेंट जो होता है, ग्रामीण आजीविका का समर्थन करता है, मतलब गांव में खेती वेती के लिए भी अपना सपोर्ट करता है। तो WM जो होता है, रोजगार के अवसर पैदा करता है और प्राकृतिक संसाधन तक पहुंच प्रदान करके ग्रामीण समुदायों को संयुक्त बनाता है, सशक्त बनाता है। आगे यह पर्यावरण को भी बचाता है। ठीक है। यह पर्यावरण को भी बचाता है। WM जो है, वाटरशेड मैनेजमेंट जो है, वनस्पतियों और जीवों की विविधता को संरक्षित करके और वायु प्रदूषण को कम करके पर्यावरणीय स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। तो यह हो गया इसकी नीड, क्या इसकी आवश्यकता थी, इसको मैंने बताया। अब इसका सिद्धांत देखते हैं। तो यह निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिसमें पहला है सामुदाय भागीदारी। ठीक है। WM जो है, वाटरशेड मैनेजमेंट योजनाओं और गतिविधियों में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। ठीक है। यह क्या करता है कि WM जो है, योजनाओं और गतिविधियों में स्थानीय जो समुदाय हैं उसकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। आगे एकीकृत दृष्टिकोण। तो WM जो होता है, वाटरशेड मैनेजमेंट जल, भूमि, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को के प्रबंधन को एकीकृत करता है। आगे अस्थायीपन। तो WM जो है, वाटरशेड मैनेजमेंट प्राकृतिक संसाधनों के दीर्घकालिक उपयोग को सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। आगे वैज्ञानिक आधार। तो WM निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक डेटा और अनुसंधान का उपयोग करता है। ठीक है। यह क्या करता है कि निर्णय लेने के लिए क्या करता है? वैज्ञानिक डेटा का और अनुसंधान का उपयोग करता है। आगे लचीलापन। तो WM जो है, जलवायु परिवर्तन और अन्य अनिश्चितताओं के अनुकूल होने में भी सक्षम होता है। इसका हम लोग क्या देखे? हम लोगों ने सिद्धांत देखा, इसका हमने अवधारणा देखा, मतलब कॉन्सेप्ट देखा, और हमने इसकी आवश्यकता भी देखी। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बंजर भूमि को परिभाषित कीजिए।
बंजर भूमि की अवधारणा बताइए। ठीक है, बंजर भूमि वेस्ट लैंड को परिभाषित करना है, वेस्ट लैंड का क्या बताना है, कॉन्सेप्ट बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो बंजर भूमि क्या होता है, तो बंजर भूमि वह भूमि होती है जो कि जहाँ पर मतलब खेती नहीं किया जा सकता, जो कि भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त होती है, उसको बंजर भूमि बोलते हैं। ठीक है, बंजर भूमि कैसी भूमि होती है, तो ऐसी भूमि जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती हो, उसको बंजर भूमि कहते हैं। तो बंजर भूमि को ऐसी भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कृषि, वानिकी या अन्य उत्पादक उपयोगों के लिए अनुपयुक्त होता है। मतलब न वहाँ पे कृषि की जा सकती है, न वहाँ पर पेड़ लगाया जा सकता है, ना यहाँ वहाँ पर कोई और उत्पादक कार्य किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, अनुपयुक्त होता है, उसको बोलते हैं बंजर भूमि। यह विभिन्न कारणों से हो सकता है, जिसमें शामिल होता है खराब मिट्टी की गुणवत्ता। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, तो इसमें खराब मिट्टी की गुणवत्ता, तो इसमें पोषक तत्वों की कमी, लवणता, अम्लता, क्षारीयता या भारी बनावट शामिल हो सकता है। ठीक है, अगला जलवायु, तो अत्यधिक शुष्कता, कम वर्षा या ठंडे तापमान कृषि को कठिन बना सकते हैं। आगे भू की आकृति, मतलब भूमि की आकृति, तो पहाड़ी या पथरीली भूमि खेती के लिए अनुकूल हो सकती है। ठीक है, जो पहाड़ी या पथरीली भूमि है वह खेती के लिए अनुपयुक्त हो सकती है। आगे है मानवीय गतिविधियां, तो अत्यधिक चराई, वनों की कटाई या प्रदूषण जो है वह मिट्टी को खराब कर सकता है और इसे अनुपजाऊ बना सकता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे बंजर भूमि की अवधारणा, कॉन्सेप्ट इसका। तो बंजर भूमि की अवधारणा यह समझने में महत्वपूर्ण है कि यह केवल अनुपयोगी भूमि का एक खाली क्षेत्र नहीं होता है। मतलब कहने की है कि जो बंजर भूमि होता है यह एक अनुपयुक्त, मतलब जो नहीं यूज किया जाने वाला है, उसका एक खाली क्षेत्र ही नहीं होता है, बल्कि यह एक जटिल पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक मुद्दा है। ठीक है, बंजर भूमि कई समस्याओं का कारण बन सकता है, जिनमें शामिल है भूमि का क्षरण। ठीक है, इसमें भूमि का क्षरण शामिल है। तो बंजर भूमि में मिट्टी का क्षरण बहुत ही आसान होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता, उत्पादकता कम हो जाती है। अगला जल संसाधनों पर दबाव, तो बंजर भूमि अक्सर जल संसाधनों की कमी का कारण बनता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी हो सकती है। आगे जैव विविधता का कम होना, तो बंजर भूमि में आमतौर पर पौधों और जानवरों की प्रजातियों की कम विविधता होती है। आगे गरीबी और खाद्य असुरक्षा, तो बंजर भूमि अक्सर ग्रामीण गरीबी और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई होती है। इसका प्रबंधन हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो बंजर भूमि का प्रबंधन करने के लिए, इसे उत्पादक बनाने के लिए कई तरीके हैं, जिनमें शामिल है वनीकरण। तो वृक्षों को लगाने से मिट्टी के क्षरण को रोकने, जल संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए उसमें उर्वरक, चूना या जैविक खाद का उपयोग किया जाए, ताकि वहाँ की जो मिट्टी वह उपजाऊ हो जाए, मतलब कृषि योग्य हो जाए। आगे जल संरक्षण, तो वर्षा जल संचयन और सिंचाई प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करके जल संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। आगे टिकाऊ कृषि पद्धतियों का उपयोग, तो कम जुताई, फसल चक्रण और जैविक खेती जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों का उपयोग मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को बनाए रखने में भी मदद करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन हो गया कि बंजर भूमि क्या होता है, उसको परिभाषित कीजिए और उसका अवधारणा बताइए। आगे देखते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन, वाटर शेड मैनेजमेंट की समस्याओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, वाटर शेड मैनेजमेंट की क्या क्या समस्याएं हैं उनका वर्णन करना है, तो इसका प्रमुख समस्या देखेंगे। तो वाटर शेड मैनेजमेंट जल संसाधनों के अस्थायी उपयोग और जल ग्रहण क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है। हालांकि कई चुनौतियां हैं जिनका सामना वाटर शेड मैनेजमेंट को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए करना पड़ सकता है, जिसमें पहला है समन्वय और सहयोग का अभाव। तो वाटर शेड मैनेजमेंट विभिन्न हितधारकों जैसे कि सरकारी एजेंसियां, किसान, वनवासी, स्थानीय समुदाय के बीच समन्वय और सहयोग की आवश्यकता होती है। अक्सर विभिन्न हितधारकों के बीच प्रतिस्पर्धी हित और प्राथमिकताएं होती हैं, जिससे प्रभावी प्रबंधन योजनाओं को विकसित करना और लागू करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगला है डेटा और जानकारी की कमी। तो वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए जल संसाधनों, भूमि का उपयोग, जलवायु और सामाजिक आर्थिक स्थितियों सहित जल ग्रहण क्षेत्र की व्यापक जानकारी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वाटरशेड मैनेजमेंट जो होता है उसके लिए जल संसाधनों, भूमि उपयोग, जलवायु और सामाजिक आर्थिक स्थितियों सहित जल ग्रहण क्षेत्र की व्यापक जानकारी की आवश्यकता होती है। अक्सर इस डेटा की कमी होती है या यह अप्रचलित होता है, जिससे प्रभावी निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। आगे वित्तीय संसाधनों की कमी, तो वाटरशेड मैनेजमेंट योजनाओं को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें भू संरक्षण उपाय, जल संरचनाओं और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का निर्माण और रखरखाव शामिल होता है। आगे क्षमता निर्माण की कमी, तो स्थानीय समुदायों और हितधारकों के पास
अक्सर वाटरशेड मैनेजमेंट योजनाओं को विकसित करने और लागू करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल की कमी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट, नीतिगत और संस्थागत ढांचे का अभाव। तो वाटरशेड मैनेजमेंट का समर्थन करने के लिए मजबूत नीतिगत और संस्थागत ढांचे की आवश्यकता होती है, मतलब सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अक्सर इस क्षेत्र में नीतियां सुसंगत नहीं होती हैं या कानूनी प्रभावी ढंग से लागू नहीं होती हैं। ठीक है, आगे जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन वर्षा पैटर्न, तापमान और चरम मौसम की घटनाओं को बदल रहा है, जिससे जलग्रहण क्षेत्रों में जल संसाधनों का प्रबंधन करना अधिक कठिन हो रहा है। ठीक है, आगे जनसंख्या वृद्धि। तो बढ़ती जनसंख्या के साथ जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे पानी की कमी और जल गुणवत्ता में भी गिरावट हो सकता है। आगे प्रदूषण। तो कृषि उद्योग और घरेलू अपशिष्ट से होने वाला प्रदूषण जल ग्रहण क्षेत्रों में जल संसाधनों को दूषित कर रहा है। ठीक है, तो यह क्या है, यह बहुत बड़ी समस्या वाटरशेड मैनेजमेंट की, जो कि मैंने आप लोग को बताया, थोड़ा जल्दी जल्दी बताया, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो काफी लंबा होने वाला, अभी भाई 11 मिनट का वीडियो हो चुका है। अगला है चौथा क्वेश्चन, बंजर भूमि की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है और इस सब्जेक्ट का अगला वीडियो जरूर आएगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम है और अब मैं फ्री हो गया हूँ, अब सभी सब्जेक्ट का वीडियो 2-3 वीडियो आएगा। ठीक है, तो इसकी विशेषता देखते हैं बंजर भूमि की। तो बंजर भूमि क्या होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बंजर भूमि, जिसे अनुत्पादक भूमि के रूप में भी जाना जाता है, वह भूमि होता है जो कृषि, वानिकी या अनुत्पादक उपयोगों के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है। यह विभिन्न कारकों के कारण हो सकता है, जिनमें शामिल है खराब मिट्टी की गुणवत्ता। हम लोग क्या देख रहे हैं, ध्यान समझिएगा, इसकी विशेषता देख रहे हैं, जो बंजर भूमि है इसकी विशेषता। तो इसकी विशेषता क्या होती है, तो इसमें मिट्टी जो होती है उसकी गुणवत्ता बहुत खराब होती है, यह पोषक तत्वों की कमी होती है। ठीक है, बंजर भूमि में अक्सर आवश्यक पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी होती है, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, एनपीके की कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनकी आवश्यकता पौधों में बहुत ही अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, होती है, इसलिए इसकी कमी होती है, जिसके कारण वहाँ पे जो होता है फसल का उत्पादन नहीं किया जाता। अगला है लवणता। तो कुछ बंजर भूमि में मिट्टी में उच्च लवणता होती है। ठीक है, कुछ बंजर भूमि में मिट्टी में उच्च लवणता होती है, जो कि पौधों के लिए विषाक्त हो सकती है और पानी के अवशोषण को रोक सकती है। आगे है अम्लीयता या क्षारीयता। तो अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय मिट्टी भी पौधों की वृद्धि के लिए प्रतिकूल हो सकता है। ठीक है, यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय रहेगी या क्षारीय रहेगी तो अभी पौधे की वृद्धि के लिए प्रतिकूल रहेगा। आगे है भारी बनावट। तो भारी मिट्टी जैसे कि मिट्टी या चिकनी मिट्टी में जल निकासी खराब होती है, जो जड़ों को सड़ने और पौधों को डूबने का कारण बन सकती है। आगे है जलवायु। दूसरा जो इसकी विशेषता वह है जलवायु। तो इसके लिए अत्यधिक शुष्कता वाला पॉइंट है। तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कम वर्षा और उच्च वाष्पीकरण दर मिट्टी को सूखी और अनुत्पादक बना सकती है। आगे कम वर्षा। तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पौधों के लिए पर्याप्त नमी नहीं हो सकती है। आगे ठंडे तापमान। तो ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में कम तापमान और ठंड पौधों की वृद्धि को सीमित कर सकता है। आगे भू आकृति, मतलब भूमि की आकृति। तो पहाड़ी या पथरीली भूमि खेती के लिए मुश्किल या असंभव हो सकती है। खड़ी ढलान मिट्टी के लिए के क्षरण और बाढ़ का खतरा हो सकता है। ठीक है, यह सब इसकी विशेषता में बता रहा हूँ, मतलब क्या क्या विशेषता होती है, क्या क्या गुण इसमें पाया जाता है। आगे मानवीय गतिविधियां। तो अत्यधिक चराई से वनस्पति आवरण का क्षरण होता है, हो सकता है, और मिट्टी को उभार सकता है, जिससे मिट्टी का क्षरण और बंजरपन हो सकता है। आगे वनों की कटाई। तो वनों की कटाई से मिट्टी का क्षरण, जल निकासी में कमी और जलवायु परिवर्तन हो सकता है, जो कि बंजर भूमि को बढ़ाने में बढ़ावा दे सकता है। आगे है प्रदूषण। तो औद्योगिक प्रदूषण, कृषि रसायनों का अत्यधिक उपयोग और खनन मिट्टी और जल को दूषित कर सकता है, जिससे भूमि अनुत्पादक हो जाती है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है कि बंजर भूमि की अन्य विशेषताओं में शामिल होता है, जैसे कम वनस्पति आवरण, मतलब वनस्पति, बंजर भूमि में आमतौर पर घास, झाड़ीदार वनस्पति या कोई वनस्पति नहीं होती, मतलब वहाँ पे घास कुछ उगता ही नहीं है, कहने मतलब यह है। आगे बंजर भूमि में आमतौर पर पौधे और जानवरों की प्रजातियों की कम विविधता होती है। आगे अगला पॉइंट है बंजर भूमि में मिट्टी का क्षरण बहुत ही आसान होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता में कमी आ जाती है। आगे जल संसाधनों की कमी। तो बंजर भूमि में अक्सर जल संसाधनों की कमी होती है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में भी पानी की कमी हो सकती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का चौथा क्वेश्चन था, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित भूमि और बंजर भूमि का प्रकार बताइए। ठीक है, निम्नलिखित भूमि और बंजर भूमि का प्रकार बताइए। तो मैंने इसको बहुत आसान लिया और अपने छोटे, मतलब जो हमको लगा कि किस प्रकार से इसको बांट सकते हैं, उस टाइप से मैंने इसको बांट के आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो निम्नलिखित भूमि और बंजर भूमि के प्रकार। तो निम्नलिखित भूमि और बंजर भूमि दोनों ही ऐसी भूमि को दर्शाते हैं जो कृषि या उत्पादक उपयोगों के लिए अनुपयुक्त होता है। मतलब निम्नलिखित भूमि जो डिग्रेडेड
डिग्रेडेड लैंड होता है वहाँ पर भी खेती नहीं कर सकते हैं, और जो बंजर भूमि होता है, वेस्टलैंड होता है, वहाँ पर भी खेती नहीं की जा सकती। मतलब यह दोनों ऐसी भूमि है जहाँ पर फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता। आगे इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं, जिसे निम्नलिखित भूमि के देखते हैं। तो निम्नलिखित भूमि वह भूमि होता है जो पहले तो उत्पादक था, लेकिन अब अत्यधिक उपयोग, अनुचित प्रबंध या प्राकृतिक कारण से क्षतिग्रस्त हो गया। ठीक है, तो निम्नलिखित भूमि जो है, डिग्रेडेड जो लैंड है, वह ऐसी लैंड होती है या ऐसी भूमि होती है जहां पर पहले खेती की जा सकती थी, जहां पर पहले फसल का उत्पादन होता था, लेकिन अत्यधिक उपयोग, अनुचित प्रबंध या प्राकृतिक कारण से वह भूमि क्षतिग्रस्त हो गई है। निम्नीकरण की प्रक्रिया मिट्टी का क्षरण, जलवायु परिवर्तन, लवणता, प्रदूषण और अन्य कारक शामिल हो सकते हैं। तो निम्नलिखित भूमि कुछ उदाहरण दिए गए जैसे शामिल है। मिट्टी के क्षरण से प्रभावित भूमि, तो जहाँ हवा या पानी के कारण मिट्टी की ऊपरी परतें हट गई हों, वो ऐसा क्षेत्र। आगे जल क्षतिग्रस्त भूमि, तो जहाँ अत्यधिक सिंचाई या खराब जल निकासी के कारण मिट्टी में लवण जमा हो गया हो। अगला है प्रदूषित भूमि, तो जहाँ औद्योगिक या कृषि रसायनों से मिट्टी दूषित हो गई हो। ठीक है, आगे देखते हैं बंजर भूमि। तो वह भूमि जो मैंने उसका प्रकार, ये जो मैंने बताया ना, प्रदूषित भूमि, जल से क्षतिग्रस्त भूमि, मिट्टी के क्षरण से प्रभावित भूमि, ये सब इसका प्रकार है, याद रखिएगा। आगे अब देखिए, जैसे पूरा बुक वाला पढ़ेंगे तो कुछ अलग टाइप देगा, लेकिन यहाँ से मैं जो तो बता रहा हूँ वो अलग टाइप है। ठीक है, आगे देखेंगे बंजर भूमि। तो वह भूमि जो कभी उत्पादक नहीं रही या इसकी क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, बंजर भूमि जो होती है वह प्राकृतिक रूप से हो सकती है, जैसे कि पहाड़ी हो सकती है, रेगिस्तान क्षेत्र हो सकता है, या मानवीय गतिविधियों के कारण हो सकता है, जैसे कि वनों कटाई या बहुत ही ज्यादा चराई के कारण। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण शामिल है, जिसमें पहला है पहाड़ी क्षेत्र, तो जहाँ ढलान और ऊंचाई कृषि को कठिन बनाते हैं। दूसरा है रेगिस्तानी क्षेत्र, जहाँ कम वर्षा और अत्यधिक तापमान कृषि को असंभव बनाते हैं, मतलब जहाँ पर इसके कारण कृषि नहीं की जा सकती। आगे है अतिरिक्त चराई वाली भूमि, तो ऐसी भूमि जहाँ पर अतिरिक्त चराई की जा सकती हो, जहाँ वनस्पति आवरण नष्ट हो गया हो और मिट्टी का क्षरण हो गया हो। अब दोनों में अंतर थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से प्रकार, इसका मैंने प्रकार कौन कौन बताया, अतिरिक्त चराई वाली भूमि, रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र। मैंने तीन उसका भी बताया था, रेगिस्तानी क्षेत्र, बंजर भूमि, सॉरी, प्रदूषित भूमि, जल क्षतिग्रस्त भूमि, मिट्टी के क्षरण से पराग भूमि, मैंने उसका बताया था और इसका प्रकार बताया। जब दोनों में अंतर देखते हैं तो सबसे पहले विशेषता देखेंगे और निम्नलिखित भूमि का, बंजर भूमि का परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, परिभाषा। तो जो निम्नलिखित भूमि थी यह पहले उत्पादक थी लेकिन अब क्षतिग्रस्त है, और बंजर भूमि जो था यह कभी भी उत्पादक नहीं रही या इसकी क्षमता कम होती है। इसका कारण क्या है? तो निम्नलिखित भूमि का कारण यह है कि अत्यधिक उपयोग, अनुचित प्रबंधन, प्राकृतिक कारण के कारण ऐसा हो गया। और जो बंजर भूमि है यह प्राकृतिक रूप से या मानवीय गतिविधियों के कारण ऐसा हो गया। ठीक है, इन दोनों का उदाहरण देखते हैं। तो जो निम्नलिखित भूमि है यह मिट्टी के क्षरण, जल क्षतिग्रस्त भूमि, प्रदूषित भूमि हो सकता है, और जो बंजर भूमि है या पहाड़ हो सकता है, पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है, रेगिस्तानी क्षेत्र हो सकता है, अत्यधिक चराई वाली भूमि हो सकती है। ठीक है, पुनर्प्राप्ति की संभावना देख लेते हैं। तो जो निम्नलिखित भूमि होती है यह अधिक उचित प्रबंधन के साथ इसको फिर से प्राप्त किया जा सकता है, और जो बंजर भूमि होता है उसमें कम अधिक प्रयास और संसाधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोग बताए, और पांचों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और अच्छे समझ में आए होंगे। कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।